हेलो बच्चों, तो पहली चीज़ तो एक ये क्लियर करनी है कि सेकेंड ईयर में पुराना सिलेबस ही चलेगा। मतलब इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, सब कुछ बताया, फिर भी नहीं समझ में आया। सेकेंड ईयर में पुराना सिलेबस चलेगा और फर्स्ट ईयर में नया सिलेबस चलेगा। ठीक, इतनी चीज़ एकदम क्लियर। दूसरी चीज़ एक और कि जैसे बच्चों को किसी को लगता है कि कोई वर्ड है, जैसे बोर्ड है कम साफ दिखता है ना। जैसे काफ़ी बच्चे कहते हैं सर स्क्रीन बोर्ड ले लीजिए, डिजिटल बोर्ड ले लीजिए। बेटा 4.5 से 5 लाख रुपए लगते हैं पूरे सेटअप के लिए, मैं ऑलरेडी पता कर चुका हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। ठीक, अभी फ़िलहाल नहीं है, आगे का मैं कुछ कह नहीं सकता। दूसरी चीज़ कि जिसको कम समझ में आता है वो उसके लिए थोड़ी सी एक सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग इन द सेंस, जैसे मान लिया कोई भी देखना है, जैसे मेरा जो चैनल है एवी मोटिवेशन, राइट, तो एवी मोटिवेशन अगर देखना है और मान लिया कि साफ नहीं आ रहा है, उस केस में मैंने कई बार कहा, जैसे ये है किनारे की तरफ देखो, ये 3 डॉट्स लगी हैं, 3 डॉट्स कॉर्नर की तरफ, 3 डॉट्स। 3 डॉट्स के बाद आप क्या करोगे, क्वालिटी, ये क्वालिटी है ना, क्वालिटी 360 पिक्सल पे है। यूट्यूब का स्टैंडर्ड 480 होता है। उसके बाद नीचे एडवांस सेटिंग है, एडवांस सेटिंग में जाइए और ये 480 पिक्सल पे क्लिक कर दीजिए। आपको पूरी पिक्चर जो है, एक एक वर्ड आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक, अब एक बच्चे को बोला था, तो बच्चा क्या बोलता है कि सर फिर उसमें डेटा ज़्यादा खर्चा होता है। बेटा ऑनलाइन पढ़ाई भी करनी है और डेटा भी नहीं खर्चा करना है, तो कैसे काम चलेगा, है ना। कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैं डिजिटल बोर्ड ले लूँगा, उसमें भी कम पिक्सल पे देखोगे तो उसमें भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ा बोर्ड ले रखा है मैंने। पहले छोटा था, मैंने इसको बड़ा किया। ठीक, हो सकता है आने वाले समय में डिजिटल बोर्ड भी आ जाए अगर आप लोगों का सहयोग रहा इसी तरह तो। ठीक है, खैर वो अलग पार्ट। दूसरी चीज़ ये, आज से हम लोग शुरू करें फार्माकोकाइनेटिक्स। शुरू इसलिए क्योंकि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा कि सर फार्माकोकाइनेटिक्स तो हमारे टॉपिक में ही नहीं है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक, स्कोप पढ़ा चुके हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ा चुके हैं फार्माकोलॉजी का। जो दूसरा चैप्टर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसी में वेरियस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन, ADME, दैट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स ही है जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में दिया, वो हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर। अब हम लोग पढ़ाई की बात कर लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली होता क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स में बेसिकली व्हाट डज द ड्रग टू द बॉडी और विद द बॉडी। द बॉडी, व्हाट बॉडी मीन्स हमारा शरीर दवा के साथ क्या करता है, दैट इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग और विद द ड्रग, बॉडी दवा के साथ क्या करती है, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। करती क्या है, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। भाई सिंपल सी चीज़ है, हमने कोई ड्रग ली तो क्या होगा, पहले छोटे छोटे टुकड़ों में, भाई कोई भी ड्रग है, ये टैबलेट है, इनटेक की गई, मान लिया इनटेक हुआ, उसके बाद चलो इसको बाद में इत्मीनान समझाते हैं, पहले इधर देख लो थोड़ा सा टॉपिक के बारे में। इट इन्वॉल्व्स द स्टडी, ADME क्या है, फार्माकोकाइनेटिक्स। व्हाट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म होना, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। उसके बाद फाइनली जितनी काम की चीज़ें हैं शरीर रख लेता है, जो काम का नहीं उसको एक्सक्रीट कर देता है, मीन्स एक्सक्रीशन, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। अब बेसिकली देखो 3 क्या हो गया भाई, एब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। ये 4 चीज़ों की स्टडी अगर आपने अच्छे से कर ली तो आगे फार्माकोलॉजी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए तो आगे फिर ड्रग्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए सबसे ज़्यादा समय फार्माकोकाइनेटिक्स में दूंगा। हो सकता है 2 लेक्चर, ये भी हो सकता है कि 3 लेक्चर में ख़त्म हो, लेकिन
ख़त्म हो जाएगा। ठीक, और जब ख़त्म होगा तो इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, भाई देखो मैं साइड हो जाता हूँ, काफ़ी लोगों ने कंप्लेन की सर आप बोर्ड के सामने ज़्यादा रहते हो तो मुझे स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं मिलता है, तो उनकी बातें ध्यान है मुझे। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, एक्चुअली क्या प्रोफेशनल टीचर नहीं हो ना, दैट्स वाई। हाँ, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग क्या होता है भाई, ड्रग क्या किया, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, ड्रग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। मींस एब्जॉर्प्शन का टारगेट पार्ट क्या है, मींस टारगेट क्या है, एब्जॉर्प्शन का मेन टारगेट होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड में पहुंचना, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचेगा। ठीक, इसके पहले का जितना मैकेनिज्म है सब कुछ आता है एब्जॉर्प्शन में। तो ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी रूट ऑफ एक्शन है, चाहे ओरल हो आपका, चाहे पेरेंट्रल हो, चाहे टॉपिकल हो, चाहे इन्हेलेशन हो, चाहे रेक्टल हो, और इनके अंदर भी जितनी कैटेगरी हैं वो सब कुछ मिला के जो भी हैं वो सारे क्या हैं, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ से ब्लड ड्रग को ब्लड स्ट्रीम तक पहुँचने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ठीक, अब और अच्छे से समझने के लिए इधर देखो, एडीएमई थोड़ा सा समझो। ड्रग एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स ड्रग एब्जॉर्प्शन, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, इनपुट। भाई ड्रग एब्जॉर्ब होके ब्लड में पहुंची, मीन्स ड्रग हमने ब्लड में पहुंचा दी, ये इनपुट हुआ। इसके बाद ड्रग जो काम करेगी, ठीक, तो उसके बाद क्या है, ड्रग पहुंच एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब होने के बाद पहुंचेगी कहाँ, ब्लड प्लाज्मा में। यहाँ से शुरू होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन से ये डिवाइड पहुंच जाएंगे अपने अपने टारगेट रिसेप्टर्स पे, टारगेट सेल्स पे, वहाँ पे उनको यूटिलाइज किया जाएगा। कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, उनका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मीन्स मेटाबॉलिज्म। जब ड्रग टिश्यूज़ में या सेल्स में पहुँच जाएंगी तो उनका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिस पार्ट में जिस फॉर्म में वो इस्तेमाल में आए उस फॉर्म में वो कन्वर्ट किए जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया क्या, मेटाबॉलिज्म। उसके बाद जो कुछ बचा वो कहाँ पहुँच गया, एलिमिनेशन में। ठीक, ड्रग प्लाज्मा से जो ट्रांसपोर्ट होके डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ वो भी सीधा एक्सक्रीट हो जाएगा। ड्रग मेटाबोलाइट्स कहाँ से, यूरिन से या फीसेस से या बाइल से, दैट इज आउटपुट। मीन्स इनपुट हुआ एब्जॉर्प्शन से शुरू, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, और फिर जो भी बाई प्रोडक्ट हैं उसके, जो भी मेटाबोलाइट्स हैं जो यूज़फुल नहीं है, वो क्या हुआ, एक्सक्रीट हो गया। और एक छोटा सा समझाता हूँ, जरा बोर्ड पास करना। ये है हमारा पहले वाला बोर्ड। ठीक, आपके लिए देखो हमने जो है पहाड़ उठा लिया है। अब इसको समझो, आ रहा है पूरा, आ रहा है ना। ठीक, अब देखो एब्जॉर्प्शन, ठीक, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से, ओरल, रेक्टल, परक्यूटेनियस, हाँ पकड़ो, हेल्प करो। ठीक, अब देखो अच्छे से समझ में आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन किया, कहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन के रूट कौन कौन से, ओरल, रेक्टल, परक्यूटेनियस बोले तो टॉपिकली जो स्किन में लगाए जाते हैं। आईवी रूट, आईवी हो गया ना, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राथीकल, इनहेलेशन। कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, जस्ट कुछ एग्जांपल लिए हैं। ओरल या रेक्टल वाला गट में जाएगा, गट से कहाँ पहुँचेगा, ये पोर्टल वेन होती है। क्या होती है, पोर्टल वेन। पोर्टल वेन क्या करेगी, इधर रखो, लीवर में ले जाएगी, लीवर से मेटाबॉलिज्म, जिसी को बोलते हैं, इसी प्रोसेस को गट से, डिओडिनम से, पोर्टल वेन जो लीवर में लेके जाते हैं, ठीक, ब्लड के थ्रू, यही होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। बाइल में
फिर उसके बाद सीधा वापस से फिर गट में आ गया। यहाँ से क्या होगा, कुछ पार्ट जो लीवर में गया लीवर में ठीक, बाकी का पार्ट सीधा फीसेस से एक्सक्रीट हो जाएगा। एब्जॉर्ब जो हो गया, कुछ पोर्शन जो एब्जॉर्ब हुआ वो कहाँ पहुँचेगा, प्लाज्मा में। मीन्स यहाँ से मान लिया रेक्टल फॉर्म से भी थोड़ा बहुत क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, ज़्यादा नहीं होता। ओरल रूट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे परफेक्ट होता है। ओरल से यहाँ से आपने मान लिया टैबलेट ली, गट में पहुँचा, गट में पहुँचने के बाद एब्जॉर्ब होगा, लेकिन 100% एब्जॉर्प्शन तो होता नहीं। जो एब्जॉर्ब होगा वो तो प्लाज्मा में पहुँच जाएगा, जो नहीं एब्जॉर्ब होगा वो फीसेस से एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक, परक्यूटेनियस से स्किन में, स्किन से भी एब्जॉर्ब होके प्लाज्मा में, चाहे आईवी रूट से डायरेक्ट प्लाज्मा में, कोई वो नहीं, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं है। मीन्स 100% बायो अवेलेबिलिटी। भाई बायो अवेलेबिलिटी क्या, जितनी ड्रग हमने दी और कितना परसेंट वहाँ पे पहुँचा, कहाँ पे, ब्लड में। तो यहाँ पे जितनी भी ड्रग दी ब्लड में सारी की सारी ड्रग पहुँच जाएगी। इंट्रामस्कुलर में पहले मसल में जाएगी, मसल के बाद एब्जॉर्ब होकर प्लाज्मा में जाएगी। वही केस है इंट्राथीकल में। इंट्राथीकल में पहले सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ड्रग जाएगी, वहाँ से फिर ब्रेन में जाएगी, ब्रेन के बाद प्लाज्मा में जाएगी। ठीक, इनहेलेशन में लंग्स से प्लाज्मा में, लेकिन सारी प्लाज्मा में एब्जॉर्ब नहीं होगी। बाकी मेटाबोलाइट्स क्या, एक्सपायर्ड एयर, भाई इनहेल किया एयर के साथ वो निकल जाते हैं। अब प्लाज्मा से देखो, ब्रेस्ट से, स्वेट ग्लैंड से, स्वेटिंग होती ना, तो मिल्क के फॉर्म में या स्वेट के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। गट से सीधा फीसेस में, जो किडनी में पहुंचा, किडनी से फिल्टर होके यूरिन के फॉर्म में। मींस ये एडमिनिस्ट्रेशन के रूट हैं। ठीक, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और ये जो आपका पोर्शन है दैट इज़ एलिमिनेशन का, यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। सिंपल सा प्रोसीजर मैंने जस्ट जो है बनाया कि शायद आप लोगों को इससे समझ में आ जाए कि ये एडमिनिस्टर किया गया, यहाँ पे एब्जॉर्ब और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। भाई एब्जॉर्प्शन होके कहाँ पहुँचेगा, प्लाज्मा में, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये दोनों तरफ देखो एरो लगे हुए हैं, ये दोनों तरफ जो है क्या है, प्रोसेस चलता रहता है लेन देन का है, इनटेक और जो है एक्सक्रीट का। जितना वेस्ट मिला दैट इज़ क्या, एलिमिनेशन पार्ट। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। जो बचा हुआ है वो टॉपिक पे हटा दीजिए प्लीज़। ठीक, यही चीज़ जो थी उसी को ज़्यादा बढ़ा के मैंने केवल एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, अब देखो मैकेनिज़्म होते हैं जो मैंने वहाँ पे दिखाया अभी आपको दूसरे बोर्ड में, वही सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन की जाएंगी, बस तरीका थोड़ा सा एग्जैक्ट हो जाएगा मैकेनिज़्म के थ्रू। जैसे मैकेनिज़्म, जैसे सबसे पहले फिल्ट्रेशन। देखो कई तरीके से ब्लड हमारा कहाँ, ड्रग हमारी ब्लड में यानी प्लाज्मा में कई तरीके से ब्लड हमारा पहुँचता है। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। फिल्ट्रेशन, पास द स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। जो ड्रग सॉल्युबल है वो क्या करेगी, सिंपली और ईजिली फिल्टर होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगी। ये तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया सिंपल सा। पैसिव डिफ्यूज़न, नाम से ही पता चलता है पैसिव डिफ्यूज़न मीन्स इस प्रोसेस में कहीं भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के सपोर्ट में चलता है। रिक्वायर्ड पैसेज अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मीन्स वही आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फंक्शन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ड्रग अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कैसे ड्रग पार करती है, कॉन्सेंट यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बिना कोई फोर्स लगाए ऑटोमेटिकली ये पार हो जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, पैसिव डिफ्यूज़न। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं। दूसरी बात करते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इसको समझने के लिए जैसे नदी में कभी बोट पे गए हो, भाई एक कॉर्नर से आपको दूसरे किनारे तक जाना है। आप देखो बोट वाला खड़ा रहता है, आप बोट पे चढ़े, नाव पे चढ़ लिए, वो क्या करेगा, आपको दूसरे छोर तक जहां आपको जाना है वहां पहुंचाएगा और उसके बाद वापस अपने किनारे पे आ जाएगा। दूसरे पैसेंजर, अगर आपको आना है तो ठीक, नहीं आना है तो क्या करेगा, दूसरे पैसेंजर को लेने के लिए वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। सेम यही प्रोसीजर होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का। मीन्स या रिसेप्टर के साथ, जैसे देखो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, देखो ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है,
गट वॉल हमारी है, ये हमारा मेम्ब्रेन है जिसको क्रॉस करके ड्रग हमारी ब्लड में जाएगी। इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ड्रग हमारी ब्लड में जाएगी। अब देखो जो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन होता है, मान लिया यहाँ पे दिखाया हमने साइनोकोबालामिन यानी विटामिन B12 है, ये हमारा प्रोटीन है। क्या है प्रोटीन? क्या है? इंट्रिंसिक। IF मतलब IF मीन्स इंट्रिंसिक फैक्टर। कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा सा ऊपर से जा रहा हो, लेकिन ये देखो क्या है, हर चीज़ कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक दो बार देखोगे चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज और मेरी समझ में नहीं आता कि कुछ हो सकती है। ठीक, तो समझने की कोशिश करो तो जरूर समझ में आएगी। तो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, ये मेम्ब्रेन है, यही टारगेट है। ये मेम्ब्रेन अगर क्रॉस हो गई तो ड्रग हमारी ब्लड में पहुंच जाएगी। ठीक, अब देखो जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये बोट का काम करेगी, नाव का। विटामिन B12 आप हो, और ब्लड क्या है? नदी का दूसरा किनारा है, वहाँ तक इस ड्रग को यानी आपको पहुँचना है। बोट कौन सी है? इंट्रिंसिक फैक्टर यानी वो प्रोटीन है, ये बाइंड करेगी रिसेप्टर से। तो देखो ये क्या, लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो होती है ना, उसी टाइप का, जैसा रिसेप्टर है वैसा ही इंट्रिंसिक फैक्टर जो जाके वहाँ पे फिट हो जाएगा। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? इसको कैरी करता है, इसके कैरियर का काम करता है। किसको? विटामिन B12 को। B12 क्या है? इसकी पीठ पे लद लेता है। लद के क्या करेगा? ये इस मेम्ब्रेन के यहाँ पे जो रिसेप्टर साइट है इस पे एग्जैक्टली बाइंड हो जाएगी, और जब बाइंड होगी तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। बाइंड हो गई, जिसको बोलते हैं क्या? कौन सा कॉम्प्लेक्स? विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स। विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये इसकी पीठ पे सवारी कर लिया। ठीक, यानी आप नाव पे चढ़ गए। अब ये दूसरी तरफ देखो, इधर जो है छोड़ दिया। इधर छोड़ा किसको? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ये देखो, ये वही इंट्रिंसिक फैक्टर है और ये ड्रग है। यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं एक साथ, उसके ऊपर सवारी करा। यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर ने ड्रग को छोड़ दिया, मीन्स ड्रग को ब्लड तक पहुँचा दिया। पहुँचाने के बाद अपना वापस फिर से यहीं पे आ जाएगा दूसरी ड्रग को लेने के लिए, फिर जाएगा वहाँ पे ड्रग को छोड़ेगा, फिर चला आएगा। ठीक, ये जो तरीका है, ये जो प्रोसेस है, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के सपोर्ट में, मतलब जिधर नदी का बहाव जा रहा है, नदी की धारा में, तभी तो उसको ATP की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिधर नदी का बहाव है वो उसी तरफ जा रहा है। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में काम नहीं करता, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के सपोर्ट में जाता है। ठीक, इसीलिए ये क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ विटामिन B12 जस्ट एग्जाम्पल है। इसी तरह से बना दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे, है ना। और इसमें से क्वेश्चन आते हैं, फंसते हैं इसमें से। तो ये हो गया फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। क्या बोलता है ये? ड्रग फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स विद द कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ड्रग क्या है? ड्रग क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, किसके साथ? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के साथ। ड्रग इज रिलीज्ड एंड मॉलिक्यूल रिटर्न्स टू मेम्ब्रेन सरफेस। इसको कॉम्प्लेक्स बनाता है, ड्रग को इधर रिलीज करके वापस अपनी जगह पे आ जाता है। ठीक, वापस अपनी जगह आ जाता है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इट डू नॉट प्रोसीड अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मीन्स ये लो कॉन्सेंट्रेशन से अपोजिट कॉन्सेंट्रेशन में नहीं आ रहा है। आपको धारा के प्रवाह के अगेंस्ट में नहीं नाव चलानी है। जिस तरफ नदी की धारा जा रही है, आपको नाव उस तरफ जानी है। मीन्स आपको चप्पू नहीं चलाना है, किसी तरह की एनर्जी नहीं खर्चा करनी। जिधर धारा का प्रवाह जा रहा है, नदी का प्रवाह जा रहा है, उसी तरफ जो है आप नाव से चले जाओगे। तो ये होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। बस आपको तैरना नहीं है, आपको एक बोट मिल गई, उस पर बैठना है, बोट आपको सही जगह पहुंचा देगी। ठीक, ये मतलब हुआ। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, इसमें एनर्जी लगती है और ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में काम करता है। मीन्स जिधर नदी जा रही है, उसके जिधर नदी का प्रवाह जा रहा है उसके अपोजिट साइड में इसमें ये जाता है, इसीलिए इसमें एनर्जी। भाई आपको तैरना आता, स्विमिंग आती है, जिधर नदी का प्रवाह है, नदी का बह रही है, उस तरफ आप तैरोगे तो ज़्यादा तेज़ तैर पाओगे, और उल्टी डायरेक्शन में तैरोगे तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या उल्टी डायरेक्शन में लेके जाता है।
मीन्स द ड्रग फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स, वैसे जैसे वो कॉम्प्लेक्स बनाता था वैसे ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा विद कॉम्पोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, है ना, कॉम्पोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई सेलेक्टिविटी, सैचुरेबिलिटी एंड कम्पिटिटिवनेस जो है, ठीक। इट रिक्वायर्स एनर्जी एंड इट मूव्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में मूव करता है, ठीक। जिधर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। कभी साइकिल चलाई है, चढ़ाई पे साइकिल चलाओ तो ज़्यादा एनर्जी लगती है, और अगर ढलान पे साइकिल चला रहे हो तो साइकिल अपने आप दौड़ती चली जाती है, ठीक। अब देखो उसी तरह से एग्जांपल दिया है, जैसे वहाँ पे जीआई इंटेस्टाइनल ल्यूमेन था, वैसे ही ये देखो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, ये वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये ब्लड है, यहाँ पे पहुँचना है। ये ड्रग है, रिसेप्टर है। ड्रग क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स, ये जो कैरियर है इसके साथ बाइंड कर लेगा, ठीक। यहाँ भी वही प्रोसीजर है, कैरियर के साथ क्या होता है, बाइंड कर लेगा। बाइंड करके देखो ये कैरियर यहाँ पहुँचा, यहाँ से इधर, ठीक। इधर से इसने क्या किया, इसने इसको फ्री कर दिया। ये जो कैरियर है इसने ड्रग को ब्लड में छोड़ दिया और वापस देखो इधर आ गया। यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोसेस में लगती है एनर्जी, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में चलता है, इसीलिए देखो एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, मीन्स एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। यहाँ पे देखो डिसोसिएशन ऑफ ड्रग है ना, भाई जो कैरियर लेके गया ड्रग को, यहाँ से उसने क्या किया, इसको ब्लड में छोड़ दिया और वापस फिर से अपनी वही सेम पोजीशन, मीन्स जो मैकेनिज्म इसका है उसी तरह का मैकेनिज्म इसका है, बट वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में नहीं काम करता, मीन्स धारा के प्रवाह में बहता है और ये धारा के अगेंस्ट में बहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। अगला हम लोग देखेंगे इंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट जो एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म है दैट इज इंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, मीन्स सम वाटर इनसॉल्युबल, देखो जो वाटर सॉल्युबल थे वो तो जैसे फिल्ट्रेशन से है, कैरियर मेडिएटेड है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट अलग अलग तरीके से, लेकिन कुछ क्या है वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनको क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन इंगल्फ कर लेती है। सेल मेम्ब्रेन मीन्स जैसे कोई वो है, अब ऐसे करके शेप बना के सेल मेम्ब्रेन उसी हिसाब से मॉडिफाई कर लेती है और इंगल्फ करके इस तरफ अंदर की तरफ क्या करती है, छोड़ देती, मीन्स ऐसे करके कैच किया और पीछे की तरफ से रिलीज कर दिया, ठीक। इसमें देखो इंगल्फ द सेल मेम्ब्रेन एंड आर रिलीज्ड इन साइटोप्लाज्म, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में क्या करता है, रिलीज कर देता है। एग्जाम्पल में क्या है, अपटेक ऑफ फैट, स्टार्च या फैट सॉल्युबल विटामिन ADEK या इंसुलिन, ठीक। इन चीज़ों को क्या है, जैसे देखो ये क्या है कि स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या है, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल के इनसाइड, यानी ये यहाँ पे क्या है, ये दैट इज साइटोप्लाज्म, क्या है, सेल का साइटोप्लाज्म, राइट। अब देखो मैक्रोमोलिक्यूल है, ये मान लिया कोई ड्रग का मैक्रोमोलिक्यूल है, यानी कोई पार्टिकल है, ठीक। ये मेम्ब्रेन है, देखो ये मेम्ब्रेन ने अपना शेप लिया इसको इंगल्फ करने के लिए, देखो ये प्रोसेस ऑफ इंगल्फिंग है। यहाँ पे उसने पूरी तरह से क्या किया, पूरी तरह से इंगल्फ कर लिया, और जब इंगल्फ करेगा तो ये यहाँ से ये ब्रेक होके देखो ये वेसिकल बना लिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेसिकल, ठीक। ये वेसिकल यहाँ अटैच होगा इधर वाली मेम्ब्रेन पे, और वापस से देखो फिर ऐसे बनाया और ऐसे बना के ये छोड़ दिया कहाँ, साइटोप्लाज्म में। ये मैकेनिज्म बोलते हैं क्या, इंडोसाइटोसिस। ये क्या, द इंडोसिटिक अपटेक ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड इंडोसिटिक अपटेक ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं या अपटेक करते हैं। यहाँ से क्या किया, अपटेक किया और इधर से छोड़ा, ये इधर वाली वॉल पे अटैच हुआ, इधर वाली वॉल ने फिर इंगल्फ किया इसको और कहाँ छोड़ दिया, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म। देखो ये एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज़्म है, इन सारे तरीक़ों से ड्रग हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। आप लोग क्या सिर्फ दवा खा लिए, आराम कैसे मिला, ये सारे मैकेनिज़्म अभी तो खाली एक देखा है, कौन सा, सिर्फ एब्जॉर्प्शन।
अभी तो मेटाबॉलिज्म भी देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे, एक्सक्रीशन भी देखेंगे। मैंने पहले भी कहा टॉपिक बड़ा है लेकिन छोड़ेंगे कुछ नहीं, पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं जो ड्रग हम जब लेते हैं तो उनके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। मींस कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से एब्जॉर्प्शन या तो स्लो हो जाता है या फास्ट हो जाता है। जैसे जीआईटी की मोटिलिटी, मोटिलिटी पे क्या भाई, या तो पेट खाली हो रहा हो, अगर खाली हो रहा होगा उस वक्त भी एब्जॉर्प्शन आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, उसके साथ वो भी निकल जाएगी, ड्रग भी, है ना। या फिर फूड ज़्यादा हो, अगर फूड है तो ऑलरेडी क्या है, मींस एब्जॉर्प्शन का प्रोसीजर चालू है, मींस रास्ता जो है सेल मेम्ब्रेन पे ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक मिलेगा, मींस ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट है, उसी में ड्रग भी आ गई, तो जाहिर सी बात अपने नंबर का वेट करना है, ठीक। तो कुल मिला के ये भी अगर फूड ज़्यादा है इंटेस्टाइन में या फूड स्टमक में है तो क्या करेगा, ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को स्लो कर देगा। या कुछ ओपियोइड्स की ड्रग होती हैं, मॉर्फिन वगैरह हैं, या कुछ नार्कोटिक्स की ड्रग होती हैं जो कि क्या करती हैं, बाकी के ड्रग एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देती हैं। जीआईटी ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो जितना ज़्यादा होगा, ब्लड फ्लो जिस हिसाब से जितना ज़्यादा हाईली वेस्कुलर एरिया होगा उतनी जल्दी ड्रग रिमूव होगी साइट से, मीन्स जगह पे जल्दी पहुंचेगी। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए उतना फास्ट होगा एब्जॉर्प्शन, ठीक। मेटाबॉलिज्म या इफ्लक्स, जिस हिसाब से मेटाबॉलिज्म हो रहा है जल्दी से मेटाबॉलिज्म होगा, उसी हिसाब से इफ्लक्स होगा यानी एक्सक्रीट हो जाएगा। चेंजेस इन पीएच ऑफ जीआईटी, देखो क्या है कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहाँ से, मुंह से लेकर रेक्टस, मुंह से स्टार्ट होता है रेक्टस पे ख़त्म होता है, यानी एनस पे ख़त्म होता है, यानी कि माउथ टू एनस, दैट इज़ कॉल्ड, कॉमनली कॉल्ड जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो पीएच होता है वो चेंज होता रहता है, माउथ में कुछ होगा, स्टमक में कुछ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ होगा, राइट। तो अलग अलग चेंज होता रहता है। तो ये पीएच का जो फैक्टर होता है ये भी जो है अफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को। तो यहाँ पे क्या एब्जॉर्प्शन का प्रोसीजर पूरा हुआ इस वीडियो में खाली, क्योंकि क्या अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करने जाएंगे तो काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर आप कहोगे डेटा, है ना। तो डेटा भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए, ऐसा नहीं, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके चलो। ओके, बाय।